हेलो एवरीवन। आज हम लोग जावा जावा का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जावा फुल कोर्स का वीडियोस लेकर आए हैं, जिसमें फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस ईच एंड एवरी टॉपिक को कंपेयर कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे जावा के फीचर्स फ्रॉम सेटअप टू कोडिंग आप एक एक पेज को देखेंगे। तो लाइक इस सेशन में हम जस्ट डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप सब लोग जानते हैं। मोस्ट ऑफ द इंटरप्राइज में जावा यूज हो रही है। जितने भी लेगेसी एप्लीकेशन चल रही हैं, चाहे बैंकिंग की हो या किसी बड़े प्रोजेक्ट्स की हो, लैब्स की हो, वो सारे के सारे जावा इंडिपेंडेंट है। तो इसके अलावा जावा जावा स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जेडीके, जो हमें एक डेवलपमेंट किट प्रोवाइड करेगी, जिससे हमारा जावा का कोड लिखा जाएगा। जे आर ई रन टाइम इन्वायरमेंट एक एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसके ऊपर जावा का कोड जो है वो रन होगा। जेवीएम एग्जीक्यूट करेगा हमारे जावा के कोड को बाइट कोड में। ठीक है। इसके अलावा हम क्या कवर करने वाले हैं, जैसे हम सिंपल प्रोग्राम्स बना बना के आपको दिखाएंगे कैसे जावा का प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया जाता है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा 8 से। तो आप जावा बिकॉज जितने भी न्यू वर्जन आए हैं, जावा 11, 17, 21 और 25, दो और वर्जन आर एक्चुअली बेस्ड ऑन दी जावा 8। तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई हैं, वो इम्प्रूवमेंट हम आपको इन बिटवीन बताते रहेंगे, किस तरह के चेंजेस आई हैं। जावा 11 में क्या चेंजेस आए, जावा 17 में क्या चेंजेस आया, 21 में क्या चेंजेस आए, और जावा 25 कैसे डिफरेंट है बिल्कुल ही जावा 8 से, और किस तरह के सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स चेंजेस हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा हम उसमें सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे वेरिएबल्स असाइन होते हैं, वेरिएबल्स के कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उसके रेपर्स कौन से हैं। ओके। इस तरह के काफ़ी सारे हम ऑपरेटर्स का भी उपयोग करेंगे अपने प्रोग्राम में, जैसे जब कोई कंडीशंस बनाएंगे, कोई लूप चलाएंगे, और किसी तरह के मल्टीप्लिकेशंस और अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम करेंगे। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि हमने एज कैलकुलेट करना है, तो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। फिर हम लूप्स की बात कर रहे हैं, जैसे लूप्स में हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है। और उसको प्रिंट करने के लिए जैसे हम साउट यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। एरेज, जैसे हमने डायनेमिक डाटा, हमने कोई स्पेसिफिक होमोजेनियस डाटा एंटर करानी है, तो हम एरे कैसे क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग एरे, इंट एरे, कैसे हम बेसिक एरे क्रिएट करेंगे, और डायनेमिक एरे भी कैसे क्रिएट करेंगे, कौन से एरे जो होगी वो बेस्ट होती है इन इंटरप्राइज लेवल पे। उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें जब हम लर्न करेंगे, तो धीरे धीरे उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके उप्स के जो चार पांच कंसेप्ट होते हैं, जिसे हम पिलर्स ऑफ उप्स कहते हैं, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, हाउ ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट होता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है इंटरनल फंक्शनैलिटी को, कैसे वेरिएबल्स को, स्टैटिक मेथड्स को कॉल करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इनसे समझेंगे। इनहेरिटेंस, हाउ कैसे हम एक पेरेंट क्लास की चीज़ों को हम इनहेरिट करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, कैसे हम एक ही मेथड को डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं, एक ही मेथड को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे ओवर मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं अगर हमारे पेरेंट क्लास में कोई मेथड रिटर्न है। ठीक है। फिर हम इनकैप्सुलेशन, हम अपने चीज़ों को कैसे हाइड कर सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें डेप्थ से बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, और इस विद एग्जांपल ऑफ कोड। ऐसा नहीं कि हम ओवरव्यू व जस्ट डेफिनेशन देने वाले हैं। इसमें हम सारी चीज़ों को डीपली जाकर एक 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 टॉपिक को हम मल्टीपल वे से ट्राई करेंगे आपको समझाने के लिए, कि इनहेरिटेंस को कैसे कैसे अचीव किया जा सकता है, पॉलीमॉर्फिज्म कौन कौन से तरीके से अचीव किया जा सकता है, क्या उसके प्रोस एंड कॉन्स होंगे, कब यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं यूज करने के, उसके हम कई सारे प्रोग्राम्स भी करके एग्जीक्यूट करके देखेंगे। फिर अब्स्ट्रैक्शन कब हमें अचीव करनी चाहिए,
तो आगे हम गो थ्रू होंगे, जैसे कि क्लास ऑब्जेक्ट एग्जांपल्स जो भी हमने अभी लिस्ट ऑफ उसके कंसेप्ट पढ़े हैं, उन सबको कैसे हम अचीव करेंगे, उनकी सारी डिटेल्स इसमें दी जाएगी। ठीक है। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शंस, इंटरफेस। इंटरफेस जो है आजकल द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत यूज होता है, सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी। तो वो सारे हम डिटेल बताएंगे कि क्या यूज करना चाहिए, कैसे यूज होगा, कैसे हम इंटरफेस कॉल करेंगे। ओके। जैसे लेमडा 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 फंक्शंस कैसे यूज होते हैं, मेथड रेफरेंस क्या होते हैं, इंटरफेस में कैसे हम मेथड रेफरेंस इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, सॉरी, फंक्शनल इंटरफेस कैसे वर्क करता है, हाउ टू कॉल फंक्शनल इंटरफेस। ओके। तो आप जब हम लेमडा पढ़ेंगे ना, उसमें सारी ये चीज़ें आ जाएंगी कि फंक्शनल इंटरफेस कैसे यूज होता है। ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे इसमें कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसी होती है, किस तरह के एक्सेप्शन होती है, रन टाइम एक्सेप्शन, और मतलब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, कई तरह के एक्सेप्शन होती है। ठीक है। उन सबको हम इसमें कवर करेंगे। और कब हमें एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए, किस तरह के एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए, क्या मतलब ग्लोबल एक्सेप्शन बनाना चाहिए या सिंगल एक्सेप्शन हैंडलिंग बनानी चाहिए, क्या तरीके हो सकते हैं, कब कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके। फिर हम आगे पढ़ेंगे कलेक्शंस क्या होते हैं, एरेज लिस्ट क्या होती हैं। कलेक्शंस एक्चुअली इट्स फ्रेमवर्क विच इज प्रोवाइड सारे हमको डायनेमिक चीज़ें को इंसर्शन, डिलीशन, एडिशंस, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। तो जो हम बेसिक एरे पढ़े थे, एरे और स्ट्रिंग एरे पढ़ेंगे, उसका एडवांस है ये, इसमें डाटा हम डायनेमिकली स्टोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। और किस किस तरह के डाटा कौन कौन से कलेक्शंस ऑफ एरे में यूज होगा। ठीक है। जैसे मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, जैसे दो तीन टास्क को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वन टाइम पे, तो वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, और एक टास्क अनदर टास्क पे डिपेंडेंट है तो कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्या प्रोसेस होंगे। इसमें कई सारी चीज़ें होती है, जब एडवांस लेवल में जाएंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि रन और रनेबल मेथड कैसे यूज करते हैं, कब कौन सा मेथड कॉल होगा, ऑटोमेटिकली मेथड कौन से रन करेंगे, बैकग्राउंड प्रोसेसेस के लिए कैसे हम थ्रेड यूज करते हैं। ठीक है। फिर लेमडा एक्सप्रेशन, जब मैंने अभी प्रीवियस स्क्रीन में बात किया था कि लेमडा एक्सप्रेशन कैसे अचीव किया जाता है, व्हाट आर द वे टू राइट द लेमडा एक्सप्रेशन सिंटैक्स। तो एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ए कोमा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो आपको एक फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती लेमडा एक्सप्रेशन में, अगर आपने सिंपल मेथड फंक्शनल इंटरफेस आपने बना दिया है तो आपको उसके लिए मेथड का नेम कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो हम बताएंगे कि कैसे ये कॉल होता है, व्हाई वी डू नॉट नीड टू राइट नीड टू कॉल द फंक्शन विद द फंक्शन नेम। ओके। हाउ दिस दिस इज अचीव्ड। ओके। सो क्या इसके तरीके हैं, क्यों ये हुआ। जब हम फंक्शनल इंटरफेस पढ़ेंगे या लैम्डा एक्सप्रेशन में जाएंगे तो उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्ट्रीम एपीआई होती है उसमें ये फंक्शनल लैम्डा एक्सप्रेशन का बहुत यूज होता है टू अचीव द मतलब बड़ी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट कोड में अचीव करने के लिए। जैसे स्ट्रीम एपीआई है, अभी आपने यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सिर्फ एक फंक्शन लिटरेचर कॉल किया, फिल्टर कॉल किया है, देन उसके ऊपर लूप चला दिया है और डायरेक्टली प्रिंट करा दिया है। तो ये कैसे वर्क करता है, ये सारी हम चीज़ें पढ़ेंगे स्ट्रीम एपीआई में भी। स्ट्रीम एपीआई एक्चुअली आपको बेसिक गो थ्रू कराओ तो ये हमें एक तरह का अप्रोच प्रोवाइड करता है कि हम बड़े से बड़े टास्क को छोटे में कैसे कन्वर्ट कर दें। ठीक है। जैसे बहुत बड़ी हमारे पास में कलेक्शंस ऑफ डाटा है और उसमें कुछ तरह किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, किसी तरह का फिल्टर करना चाहते हैं, तो आइदर गो विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच, वी कैन यूज द स्ट्रीम एपीआईज। ओके। स्ट्रीम एपीआई एक्चुअली हमको प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड कर देता है, जैसे फिल्टर हो गया, मैप हो गया। ठीक है। इस तरह के कई कई हमें रिड्यूसर रिड्यूसर फंक्शन हो गया, ये प्रोवाइड करेगा ताकि हम उसको डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ write the for loop or some conditions or brute force approach। उसके बाद जावा 8 प्लस के जितने फीचर्स हैं सारे पढ़ेंगे, जैसे लेमडा, स्ट्रीम, ऑप्शनल क्लास। ऑप्शनल क्लास भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारा हम चेक लगा सकते हैं
ऑप्शनल क्लासेस से मैं अभी बात कर रहा था कि कैसे हम उसको चेक लगा सकते हैं इस परजेंट, और तो कई तरह के हैं एल्स, मतलब अगर कोई डाटा नहीं प्रेजेंट है तो उसके मेथड मेथड के थ्रू कैसे डायरेक्टली हम रिटर्न रिटर्न में कोई कस्टम मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो हम जब इसके कोर्स करेंगे और इसके डिटेल में पढ़ेंगे तो वो चीज़ें बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। फिर डेट टाइम एपीआई जो है वो उन्होंने जावा 8 में कैसे यूज होती है, और जावा 17 और 21 में कैसे वो चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो वो सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, डेट एपीआई एक्चुअली हम किसी तरह का डाटाबेस में डाटा, जब हम कोई भी क्रिएशन टाइम या मॉडिफिकेशन टाइम चेंज ऐड करते हैं, या कभी डाटा एंट्री हुई थी, कभी कॉल हुआ था, कभी ये लॉग प्रिंट हुए थे, तो उसके जो डेट्स सारे वो डिफाइन करने के लिए भी यूज करते हैं। और इसका जब हम ब्रॉड लेवल पे जाएंगे प्रोडक्शन लेवल पे तो काफ़ी यूज होता है डेट एपीआई का, और इसमें काफ़ी सारे लूप सोल्व होते हैं कि हमको एक्चुअल डेट टाइम एंड सेकंड, एक एक सेकंड और मिली सेकंड का भी यूज होता है, कैसे कॉल होगा स्टैंडर्ड वाइज, जैसे इंडिया का टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमने डेट सेव करवाना है, यूपीसी के टाइम सेव करवाना है, वो सारे के सारे जो कैलेंडर फंक्शंस होते हैं, कैलेंडर की एपीआई होती है, कैसे कॉल करेंगे, कैसे हम सिस्टम से डाटा उठाएंगे, क्या मॉडिफिकेशंस होंगी, कैसे हम उसमें अंदर टाइम जोन सेट करेंगे, वो सारे के सारे जो है वो डे टाइम एपीआई के अंदर हम कवर करेंगे। उसके बाद एडवांस जावा में जब हम जाएंगे तो जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, और जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जब हम सपोज हम कोई भी एक स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें हमें डाटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी टू स्टोर डाटा, तो स्प्रिंग बूट चाहिए होगी जिसको हम एप्लीकेशन को रन कर सके। सो ये सारी चीज़ें जेडीबीसी हो गया, स्प्रिंग हो गया, माइक्रो सर्विस हो गया, हम वन बाय वन सीखेंगे कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जेडीबीसी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, स्प्रिंग बूट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, कैसे इस प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे, माइक्रो सर्विसेज कैसे वर्क करेगी स्प्रिंग बूट में। तो स्प्रिंग बूट तो काफ़ी एडवांस हो चुका है अभी, आपको जब हम धीरे 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 टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। अभी तो हम स्टार्ट करेंगे कि आपको बेसिक से स्टार्ट हो, और आपको एक ईच एंड एवरी पॉइंट जो है जावा के वो कंसेप्ट में क्लियर होना चाहिए। इंटरव्यू में जाने के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा है कि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, लॉजिकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे व्हाट इज जावा का डेफिनेशन नहीं पूछेगा। व्हेन यू गो टू an इंटरव्यू, he will not ask what is java, how it's work. Actually it will ask you the jvm working principles, how JDK write the codes, how JVM works, what are the process of stream, internally stream, how it's work। ठीक है ना, सो हैश मैप लिस्ट ये सब कैसे इंटरनली कॉल करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई आपको प्रोग्राम दे दिया जाएगा, उसमें प्रोग्राम में आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो सकता है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी लॉजिकल एरर्स होती हैं, इसको हमें कंसेप्ट वाइज जानना होता है, लॉजिकली उसको समझना होता है। थेरेटिकली तो जस्ट हम डेफिनेशन पढ़ के उसको बता, जब हम काम करते जाते हैं जहाँ कोई कोड दे देगा, उस समय हमें वो कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है कि ये यहाँ पे किस वजह से एक्सेप्शन आ रही हैं। ज़्यादातर एक्सेप्शन सिक्योरिटीज है ना, और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब था जो हम कवर करने वाले हैं, और आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा। आप बने रहिएगा, हम डे बाय डे करते जाएंगे, और सिर्फ हम आपको आ, सिखाएंगे नहीं, हम चाहेंगे कि आप लोग अपना मैसेज और सब ड्रॉप करते रहें, ताकि हमें भी जो नई चीज़ें होती हैं, आप लोग कॉलेज में होंगे या किसी कोर्स कोर्स कर रहे होंगे फॉर प्रैक्टिस टू सम इंटरव्यूज, तो आप लोग भी कुछ नई चीज़ों के बारे में हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि दीज आर द न्यू टॉपिक्स जिस पे आप कब हमें टॉपिक बनाने के लिए कह सकते हैं, सो हम ट्राई करेंगे उस पर भी काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।